नमस्कार। आज के इस वीडियो में प्रजामंडल के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम यह देखते हैं कि कैसे प्रजामंडल के नेतृत्व में राजस्थान को संपूर्ण आज़ादी प्राप्त हुई। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जिस समय अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक चेतना फल रही थी तो राजस्थान इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ विभिन्न संस्थाएं जैसे राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान मध्य भारत सभा आदि जो देसी रियासतों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में सफल रही थी। यही नहीं, ब्रिटिश प्रांत के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी राजस्थान के स्वतंत्रता प्रेमी जो थे निरंतर संपर्क में रहते थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि राजस्थान में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए सबसे पहला भाग वो है जो 1927 ईस्वी से पूर्व में रहा था। 1927 की जो सन है वह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना हुई थी। तो जो पहला चरण है स्वतंत्रता आंदोलन की प्राप्ति का यह जो स्वरूप है वह 1927 ईस्वी से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर जो राजनीतिक हलचल थी जिससे राजस्थान प्रभावित था उसके बारे में है। क्योंकि उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के मध्य, वहाँ पर भारत के सैनिक भी गए थे और उन सैनिकों के द्वारा लौटने पर जो बातें बताई गई या फिर हम कहें एक एक्ट आया था रोलेट एक्ट, उसका प्रभाव 1920 का असहयोग आंदोलन ऐसी घटना थी जिसने निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों की चेतना को भी जागृत किया। यद्यपि सभी रियासतों की स्थितियां और समस्याएं समान ही थी, फिर भी एकीकृत संगठन के अभाव में, क्योंकि इतनी कोई बड़ी संस्था है नहीं, तो एकीकृत संगठन के अभाव में कोई व्यवस्थित आंदोलन स्टार्ट नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी ने भी देसी राज्यों के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपना रखी थी। देखिए कांग्रेस के द्वारा भी किसी भी राज्य या रियासत के आंतरिक भागों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। तो कांग्रेस के द्वारा भी अहस्तक्षेप की जो नीति घोषित कर रखी थी, इस कारण राष्ट्रवादी गतिविधियां खादी का प्रयोग, प्रचार एवं सामाजिक सुधारों तक ही सीमित रही थी। लेकिन 1927 ईस्वी में मैंने आपको बताया अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई और इसी के साथ ही सक्रिय राजनीति का काल राजस्थान में प्रारंभ माना जाता है। कांग्रेस का समर्थन भी मिल गया। कांग्रेस का समर्थन मिलने के कारण इसकी अनेक संस्थाएं भी स्थापित की गई। 1931 में जो राम नारायण चौधरी थे, इनके द्वारा अजमेर में देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन भी आयोजित किया गया। देखिए प्रजामंडल का जो टॉपिक है 1938 से प्रारंभ माना जाता है। कारण यह है कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर देसी रियासतों के लोगों द्वारा संचालित स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन किया। तो पहली बार खुल करके किसी अधिवेशन में कांग्रेस आ रही है और लोगों को समर्थन दे रही है। अधिवेशन है हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव से देसी रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को अपना नैतिक समर्थन दिया। इन राज्यों में चल रहे आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ गए और राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। प्रजामंडलों की स्थापना हुई और देशी शासकों के अधीन ही, अलग से नहीं है, जो यहाँ के शासक हैं, देसी शासक हैं, उन्हीं के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापना की मांग की गई। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रजामंडल। हमने भूमिका देखी कि 1927 से पहले क्या स्थिति थी, 27 के बाद में क्या स्थिति थी, लेकिन 1938 के बाद में जब कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिलता है तब जाकर के राजनीतिक चेतना का जो प्रचार प्रसार है अधिक होगा और प्रजामंडलों की स्थापना होगी। आगे हम देखते हैं। देखिए विभिन्न देसी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोधपुर से। जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां, देखिए जोधपुर वर्तमान में हम जिस जोधपुर नाम देते हैं उस समय मारवाड़ कहा जाता था। तो जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां स्टार्ट तो सबसे पहले 1918 ईस्वी में ही हो गई थी। देखिए 1918 ईस्वी में यहाँ पर कुछ राजनीतिक हलचल हुई है। कारण
मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। तोल आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हो चुकी है 1918 में, और 1920 में जय नारायण व्यास जो हैं इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया। चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ जोधपुर जो है मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, इस कारण इसमें स्थापित जो भी संस्थाएं होगी उनमें मारवाड़, चाहे हितकारिणी सभा लीजिए चाहे मारवाड़ सेवा संघ लीजिए। 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की, और 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा, देखिए 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उस समय जो संस्थाएं हैं निर्माण होना अलग बात है, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाती थी क्योंकि कोई बड़ा सपोर्टर होता नहीं था। तो 1920 में हम देखते हैं स्थापित किया, 23 में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जय नारायण व्यास के द्वारा। अक्टूबर 1929 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। 3 संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। ऐसी कुछ गतिविधियां, इनसे स्पष्ट होता है कि जोधपुर में राजनीतिक चेतना का व्यापक प्रचार प्रसार था, अपितु अन्य क्षेत्रों में कम था और जोधपुर में अधिक था। तो 1934 ईस्वी में जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ बनाए गए। देखिए हमें कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, यह विशेषतः ध्यान रखना है। हमारे सामने पहला प्रजामंडल आया है जोधपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में हो चुकी है। जबकि हम देखते हैं कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन होगा उसके बाद में जो स्थापित संस्थाएं हैं वह अधिक कारगर सिद्ध हुई। परंतु फिर भी एक सामान्यतः प्रश्न बनता है कि हरिपुरा अधिवेशन से पहले किस स्थान पर प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी। तो पहला स्थान हमारे सामने आया है जोधपुर 1934 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष हैं भंवरलाल सर्राफ थे। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना व नागरिकों की रक्षा करना था, लेकिन 1936 ईस्वी में इस संस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो जोधपुर की इकाई थी, जिसका नाम था मारवाड़ राज्य लोक परिषद, सक्रिय रूप से जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करती रही। विशेषकर जोधपुर प्रजामंडल को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद से लेकर लोक परिषद ने संवैधानिक अधिकारों व उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखा। देखिए कोई भी संस्था हो, जब तक उसे बड़ी संस्था के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता तब तक वो अपनी कार्यशैली है, जो अपना नेतृत्व है, उतनी बखूबी नहीं निभा सकते। तो यहाँ पर भी यही हुआ। 1934 में एक संस्था स्थापित हो रही है, लेकिन उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं चुनावों को सांप्रदायिकता के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर करवाने की मांग परिषद ने की। मार्च 1940 ईस्वी में परिषद को गैरकानूनी संस्था भी घोषित कर दिया। सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित रखा। इसके समय 1940 के समय इसके जो नेता थे वह थे रणछोड़ दास गहानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल, इंद्रमल जीन, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ। इन सब ने अपना ध्यान परिषद की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में लगाया। इनके नाम मैंने लिए हैं, कारण यह है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि इन व्यक्तियों के नाम देख के पूछा जा सकता है कि यह किस प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, तो जोधपुर प्रजामंडल की बात यहाँ चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं मतलब यह उस विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में लगे हुए हैं, और उधर सरकार ने राजनीतिक अधिकारों की मांग को परिषद व सामंतों के बीच संघर्ष का रूप देने का प्रयास किया, क्योंकि सरकार का हर संभव प्रयास ये रहेगा कि कोई भी संस्था हो वह ज़्यादा देर नहीं टिके। 1942 ईस्वी जानी जाती है क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। 1942 ईस्वी में लोक परिषद ने अत्याचारों के विरुद्ध व राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी ने परिषद का विधान स्थगित करके स्वयं को प्रथम डिक्टेटर नियुक्त किया। तो एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है उसका प्रथम डिक्टेटर कौन था? व्यास जी थे, और जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया। तो एक सामान्य प्रश्न यह भी बनने की संभावना होती है कि जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो जयनारायण व्यास के द्वारा।
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख नेताओं के द्वारा इस समय गिरफ्तारियां दी गई व भूख हड़ताल हुई, जिसमें एक व्यक्ति हैं बाल मुकुंद बिस्सा। इनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। तो एक साधारण प्रश्न भी बनता है, बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कहाँ से है? तो याद रखिएगा, 4 नवंबर 1947 ईस्वी को परिषद ने विधान विरोध दिवस मनाया। ये भी एक प्रश्न बनने की संभावनाओं में रहता है कि विधानसभा विरोध दिवस किस रियासत में मनाया गया और कब मनाया गया? तो जोधपुर रियासत में मनाया गया और 4 नवंबर 1947 को मनाया गया। 1948 ईस्वी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उत्तरदायी सरकार का गठन हो पाया। ये हमने एक जर्नी देखी है 1920 से लेकर 1948 तक जोधपुर की, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब विलय होगा 1948 में, उसी के साथ ही यहाँ पर उत्तरदायी सरकार का गठन हो पाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है प्रजामंडल में बीकानेर से संबंधित है। देखिए, बीकानेर क्षेत्र के जो प्रारंभिक नेता कौन कौन हैं? कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपाल दास थे। इन्होंने चूरू में पहले, वर्तमान में हम देखते हैं, बात करते हैं, चूरू एक अलग ज़िले के रूप में है, लेकिन तत्कालीन स्थिति की बात कर रहे हैं हम, प्रजामंडल की स्थिति की बात कर रहे हैं। इस समय चूरू जो है वह बीकानेर के अंतर्गत आता था। तो इसके प्रारंभिक नेताओं की हमने बात की। इन्होंने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा स्थापित की। जनता को अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए उसने पुत्री पाठशाला खोली। महाराजा इस रचनात्मक कार्य के प्रति भी आशंकित हो उठे। देखिए, हालांकि कार्य कितना साधारण है, पुत्री पाठशाला मतलब लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहा है, परंतु उस समय यह बहुत बड़ी घटना थी। इस कारण महाराजा जो थे उस समय तत्कालीन, उनके द्वारा इसमें आशंका जताई गई, षड्यंत्र बताया गया और प्रतिबंधित किया गया। अप्रैल 1932 ईस्वी में जब लंदन के महाराजा गोलमेज सम्मेलन में जब लंदन में महाराजा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पंपलेट बांटे गए। बहुत बड़ी घटना है जिसने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचाया था। बात है गंगा सिंह जी के समय की, क्योंकि गंगा सिंह जी ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में स्वयं के स्तर पर अर्थात स्वयं के खर्चे से भाग लिया था। तत्कालीन स्थिति बीकानेर की अच्छी नहीं थी। इस कारण जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो बीकानेर एक दिग्दर्शन नाम से पैम्पलेट छपाए, जिसमें बीकानेर की स्थिति के बारे में बताया गया और जिसमें गंगा सिंह जी की बुराई की गई और जो वास्तविक स्थिति थी बीकानेर की, उनसे पूरी दुनिया को अवगत कराया। कब की घटना है? अप्रैल 1932 ईस्वी में लंदन में गए थे हमारे यहाँ के बीकानेर के महाराजा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तब बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पैम्पलेट बांटे गए। इसमें बीकानेर की जो वास्तविक दमनकारी नीतियाँ थीं उनका खुलासा किया गया। लेकिन जब महाराजा लौट करके आए तो उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया और कुछ व्यक्ति जैसे स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबचंद सर्राफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। तो एक साधारण प्रश्न बनता है कि बीकानेर षड्यंत्र केस क्या है? तो हम कहेंगे जो बीकानेर एक दिग्दर्शन नाम के पैम्पलेट छपाए थे उन व्यक्तियों को केस लगा करके जेल करना या गिरफ्तार करना बीकानेर षड्यंत्र केस कहलाता है। इस काले कानून का विरोध जारी रहा। 4 अक्टूबर 1936 को जो प्रमुख नेता थे उन्हें शीघ्र निर्वासित कर दिया गया, जिनमें वकील मुक्ता प्रसाद, मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मीदास शामिल थे। रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद या बीकानेर लोक परिषद की स्थापना की। तो एक साधारण प्रश्न ये भी बनता है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम कहेंगे रघुवर दयाल के द्वारा। और कब की गई? 22 जुलाई 1942 में की गई। इसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी और नए जो शासक बनेंगे बीकानेर के वह रहेंगे शार्दुल सिंह जी। शार्दुल सिंह जी हम देखते हैं, देखिए शासक परिवर्तन के साथ में ही कुछ परिवर्तन नीतियों में भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि अब जो शासक है वह कौन है? गंगा सिंह जी के स्थान पर शार्दुल सिंह जी। अब शार्दुल सिंह जी जब गद्दी पर बैठे वह भी दमन में विश्वास रखते थे। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को जो प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था,
इसके विरोध में दुधवा खारा के किसानों जागीरदारों के दमन के विरोध में प्रजा परिषद के सहयोग से आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो एक साधारण प्रश्न बनता है, दुधवा खारा आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो हमारा आंसर होना चाहिए बीकानेर प्रजामंडल से। मार्च 1940 में प्रेस अधिनियम एक पारित हुआ जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी बीच भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और महाराजा ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। देखिए 30 जून 1946 में रायसी नगर में प्रजा परिषद का सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की और स्थिति को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के लक्षण दिखने लगे तथा प्रजा परिषद का कार्यालय पुनः स्थापित हुआ। ये कुछ छोटी छोटी सी घटनाएं हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक उत्तरदायी शासन की तरफ कैसे कोई भी रियासत बढ़ रही है। तो हम देखते हैं 1946 में 2 समितियां, संवैधानिक समिति और मताधिकार समिति की स्थापना की गई और रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन यह एक कार्यवाही जो है वो ठोस नहीं रही और जो उत्तरदायी शासन की मांग है वो अभी भी अधूरी रही। 16 मार्च 1948 ईस्वी को जसवंत सिंह दाऊदसर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना। साधारण सा भी प्रश्न है, जसवंत सिंह दाऊदसर का संबंध किस स्थान पर मंत्रिमंडल बनाने में योगदान रखता है? तो हम कहेंगे बीकानेर प्रजामंडल में, और उसके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अब देखिए 30 मार्च 1949 को जब हम देखते हैं, जब हमारा एकीकरण का टॉपिक स्टार्ट होता है, 30 मार्च 1949 ईस्वी को बृहत्तर राज्य के निर्माण के समय रघुवर दयाल हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में यह सभी शामिल हो गए। इसी प्रकार बीकानेर रियासत की हम बात करें तो वहाँ पर कुछ प्रमुख घटनाओं के साथ में उत्तरदायी शासन की स्थापना एकीकरण के समय ही हो पाई। अगला हमारा जो क्षेत्र है, जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वह अत्यधिक सामान्य हैं, वह क्षेत्र है जैसलमेर। यह क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान था, यातायात के साधन सीमित थे, राजनीतिक रूप से भी ये पृथक था क्योंकि शेष राजस्थान से यह अलग था। यहाँ का महारावल जो था, देखिए अलग अलग स्थान पर राजा को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। किसी स्थान पर महाराणा है, किसी स्थान पर महाराजा है, वैसे ही जैसलमेर में महारावल का नाम दिया है। तो महारावल का दमन जो है वो तीव्र था। इसके कारण 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय स्थापित करने में सफलता नहीं मिली। 20 में हम देखते हैं कुछ प्रवासी जैसलमेरियों महारावल के एकमात्र पत्र दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिक्षण संस्थाओं को संरक्षण दें, सामाजिक पत्रों के प्रकाशन तथा नगर पालिका के गैर राजनीतिक मुद्दे जो भी थे उन मांगों को उस पत्र में लिखा गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि ये सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। 1930 ईस्वी में जब रघुनाथ सिंह मेहता तथा आयदान सिंह सागरमल गोपा ने एक विज्ञप्ति निकालकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी तो उपरोक्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक साधारण सा प्रश्न यह भी बनता है कि किस रियासत में, अब तक जैसलमेर की जो हमने घटनाएं पढ़ी हैं उनमें साधारण प्रश्न में ये पहला प्रश्न बना है कि किस रियासत के द्वारा जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया? तो कौन सी रियासत है? ये जैसलमेर रियासत है। व्यक्तियों के नाम हैं रघुनाथ सिंह मेहता, आयदान सिंह, सागरमल गोपा आदि। इनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी, इस कारण इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल को भी जो गैरकानूनी घोषित कर दिया। जब 1937-38 में शिव शंकर गोपा, मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी आदि ने लोक परिषद की स्थापना का प्रयास किया, तब जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय हम देखेंगे कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति को जाएगा? सागरमल गोपा को। इनके बलिदान से निरंकुश शासन का विरोध और अधिक तीव्र हो गया। इन परिस्थितियों में मीठालाल व्यास द्वारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीठालाल व्यास, सागरमल गोपा एक क्रांतिकारी हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग रखी है, लेकिन मीठालाल व्यास है जो कि 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करेंगे। तो जैसलमेर प्रजामंडल हमारा टॉपिक जो है विशेष रूप से यही है कि
कौन सा प्रजामंडल है, कब स्थापित हुआ? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा की गई है, 1945 में की गई है। तो देखिए जैमी जो होती है मीठी होती है, जय से जैसलमेर, मी से मीठालाल व्यास। 1946 ईस्वी में जयनारायण व्यास व अचलेश्वर प्रसाद ने जैसलमेर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया और 2 अक्टूबर 1947 को गांधी जी के जन्मदिन पर जुलूस निकालने पर लाठीचार्ज भी हुआ यहाँ पर। और स्वतंत्रता के पश्चात जैसलमेर की सामरिक स्थिति के कारण भारत सरकार ने अपना एक प्रशासक यहाँ पर नियुक्त किया और कालांतर में जैसलमेर जो है हम देखते हैं संयुक्त राजस्थान का भाग बन जाएगा। तो देखिए यह रियासत जिसने जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी मनाया और गांधी जी का जन्मदिन भी मनाया, और संयुक्त राजस्थान के समय हम इनका देखते हैं कि यह जो है भारत में राजस्थान में एक हो गया। अगला हमारा जो आता है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत को हम उदयपुर प्रजामंडल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। मेवाड़ राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य था। देखिए मेवाड़ ये भूमि किसकी है, महाराणाओं की भूमि है। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा जैसे महान व्यक्ति इसमें हुए हैं। और यहाँ का जो जन जागरण हम देखेंगे, यहाँ का जो प्रजामंडल हम देखेंगे, विशेष छटा लिए होगा। यहाँ जन जागरण की पृष्ठभूमि किसान आंदोलन, क्योंकि इस धरती पर बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन जैसे महान किसान आंदोलन भी हुए हैं। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन से बनी। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो देखिए एक प्रश्न बनाने की संभावना होती है कि हरिपुरा अधिवेशन से पहले सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो हम कहेंगे मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में हो चुकी थी। और हरिपुरा अधिवेशन के उपरांत हम कहेंगे तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसे 11 मई, देखिए 24 अप्रैल को ये स्थापित हो रहा है और 11 मई 1938 को ये गैरकानूनी घोषित हो जाएगा। कारण क्या है, उस समय हम देखते हैं कोई भी संस्था उसका निर्माण करना बहुत ही एक बड़ा कार्य था। अगर राष्ट्रीय सपोर्ट आपके पास नहीं है तो उस संस्था को निजी सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित कर देते थे। तो 11 मई को उन्होंने गैरकानूनी घोषित कर दिया तथा वर्मा जी को भी यहाँ से निष्कासित कर दिया, मतलब उदयपुर से निष्कासित कर दिया, मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। निष्कासित से तात्पर्य था कि अब ये यहाँ पर नहीं रह सकते। तो वर्मा जी यहाँ से अजमेर चले गए। एक साधारण प्रश्न ये भी बनता है कि मेवाड़ प्रजामंडल से निष्कासित होकर के माणिक्यलाल वर्मा किस स्थान पर रहे थे, तो अजमेर जाकर के रहे थे और यहीं से अपनी गतिविधियां इन्होंने जारी रखी थी। और एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो सामान्य प्रश्न ये भी बनेगा, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई, तो जब ये स्वयं अजमेर रहते हैं तो प्रकाशित भी अजमेर से ही करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फरवरी 1939 ईस्वी में वह पुनः उदयपुर आएंगे और जब वह उदयपुर आएंगे तो उन्हें बंदी बना करके उनकी पिटाई की जाएगी। और इस घटना की गांधी जी ने 18 फरवरी 1939 ईस्वी में हरिजन जो इनका पत्र था अंक में कड़ी भत्सना की। तो एक प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखेंगे कि किस व्यक्ति के बारे में हरिजन अंक में चर्चा हुई थी, तो माणिक्यलाल वर्मा को 2 वर्ष के कारावास की सज़ा मिल गई। बाद में जब वह 1941 ईस्वी में प्रजामंडल पर लगी पाबंदी भी हटा ली गई, परिणाम स्वरूप राज्य भर में अनेक इसकी शाखाएँ भी स्थापित हुई। 25 नवंबर या 26 नवंबर 1941 को इसका जो पहला अधिवेशन है वह भी वर्मा जी की अध्यक्षता में ही हुआ। तो देखिए हम 3 साल के अंदर कितने स्वरूप देख रहे हैं। 38 से 41 के मध्य हम देख रहे हैं कि संस्था स्थापित भी हो रही है, गैरकानूनी घोषित भी हो रही है, निष्कासन भी हो रहा है। वर्मा जी स्वयं आ भी रहे हैं, इन्हें कारावास भी हो रहा है और वापस निकल करके जो पहला अधिवेशन है वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है। तो देखिए 1941 में हो रहा है, वर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें भाग लेने के लिए आचार्य कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित आए थे। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता में भाग लेने के लिए आए थे, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता में आचार्य कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित आए थे।
अधिवेशन में मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। वर्मा जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व होने वाली रियासती कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेकर बम्बई आए। उदयपुर आकर उन्होंने महाराणा को ब्रिटिश सरकार से संबंधित विच्छेद करने के लिए पत्र भी भेजा और ऐसा न करने पर उन्होंने कहा कि हम आंदोलन कर देंगे। इस कारण 21 अगस्त 1942 को वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये गिरफ्तार होना, वापस रिहा होना, यह सामान्य घटनाएं थी उस समय की। तो वर्मा जी अभी इतनी सी देर में दूसरी बार गिरफ्तार हो रहे हैं। अब उनको गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में उदयपुर में पूर्ण हड़ताल और गिरफ्तारियां हुई। ठीक है, इस आंदोलन में विद्यार्थी भी कूद पड़े और आंदोलन नाथद्वारा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक फैल गया। 1942 ईस्वी का ये आंदोलन राजस्थान के अन्य भागों में चल रहे आंदोलन से अलग था। यहाँ के नेता इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे आंदोलन का भाग मानते थे, क्योंकि इस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदलने पर प्रजामंडल नेताओं को छोड़ दिया गया और 1945 में प्रजामंडल पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया। राजनीतिक चेतना को विस्तारित करने के लिए इनके द्वारा देखिए प्रभात फेरियां निकाली जाएगी, राष्ट्रीय नेताओं की जयंतियां भी मनाई जाएगी। वर्मा जी ने 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 ईस्वी को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, यह संस्था हम बात करते हैं 1927 में बनी थी। और एक जो अखिल भारतीय लेवल की, जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसका अगर अधिवेशन एक सामान्य रियासत में हो रहा है, राजस्थान की सामान्य रियासत उदयपुर में बुलाया जा रहा है, और कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि यह उदयपुर में स्थापित हो रहा है और इसकी जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी की जा रही है। 1946 ईस्वी में महाराणा ने संविधान सभा निर्मात्री का गठन किया। इसमें प्रजामंडल द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल हुए और इसकी रिपोर्ट प्रजामंडल ने स्वीकार की। 2 मार्च 1947 को घोषित नए संविधान को भी प्रजामंडल ने अस्वीकार किया। के.एम. मुंशी द्वारा जो नया संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, उसे भी इनके द्वारा अस्वीकार किया। इस प्रकार महाराणा के प्रगतिशील सुधारों का विरोध चलता रहा और अंततः जब हम देखेंगे एकीकरण होगा, उसी समय ये जो रियासतें हैं यह पूर्ण रूप से एक राज्य में मिलाई जाएगी और यहाँ पर कोई सुधार कार्य संभव होगा। तो यह हमने कुछ प्रजामंडल देखे। अगला जो हमारा प्रजामंडल है वह है कोटा प्रजामंडल। तो देखिए, कोटा प्रजामंडल जो है, कोटा में जन जागृति का श्रेय पंडित नैनू राम शर्मा को जाता है। कोटा कहिए, बूंदी कहिए, हाड़ौती कहिए, इन तीनों स्थानों पर हम देखते हैं नैनू राम शर्मा द्वारा जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना की गई। तो पंडित नैनू राम शर्मा को जाता है, जो राजस्थान सेवा संघ के एक सक्रिय सदस्य थे। नैनू राम शर्मा ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाने के साथ 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी की, किंतु कोई विशेष उपलब्धि इनको नहीं मिली। देखिए, जब कोई विशेष उपलब्धि इनको नहीं मिल रही है तो इनके द्वारा 1939 ईस्वी में पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर के कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। हम देखते हैं 1934 में इन्होंने हाड़ौती में स्थापित किया है, परंतु कुछ विशेष सफलता इनको मिल नहीं रही है, इसलिए पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर 1939 ईस्वी में यह कोटा प्रजामंडल की स्थापना करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य जो है वह एक ही है, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य ही यही है, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 1941 ईस्वी में नैनू राम शर्मा की हत्या के बाद पंडित अबिन हरि के पास यह प्रस्ताव था और उन्होंने 1 नवंबर 1941 ईस्वी में प्रजामंडल के जो सेकंड अधिवेशन था उसकी भी अध्यक्षता की थी। प्रथम की अध्यक्षता नैनू राम शर्मा करेंगे और दूसरे की पंडित अबिन हरि। इस कारण इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और तीसरा जो अध्यक्ष है, प्रजामंडल का नया जो अध्यक्ष है, वह बनाया जाएगा मोतीलाल जैन को। मोतीलाल जैन के द्वारा महाराव को पत्र लिख करके ब्रिटिश सरकार से फिर संबंध विच्छेद करने की बात कही जाएगी। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बैरकों में बंद करके चाहे कोतवाली पर कब्जा करके तिरंगा फहराया गया। 2 सप्ताह तक कोटा में नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। यह दूसरी बार है जब 1857 की क्रांति होती है, उस समय भी सामान्य जनता के द्वारा प्रशासन को अपने हाथ में लिया जाता है और प्रजामंडल आंदोलन के समय भी सामान्य जनता के द्वारा प्रशासन को अपने हाथ में लिया जाता है। तो एक सामान्य सा प्रश्न बनता है इस पर कि किस रियासत में 2 बार जनता के द्वारा प्रशासन को स्वयं के हाथ में लिया गया? तो यह कोटा प्रजामंडल की विशेष घटना है। महारावल ने जब इन्हें आश्वासन दिया
कि सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, तब शासक पुनः महाराव को सौंप दिया गया और गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। यद्यपि उत्तरदायी शासन का आश्वासन दिया गया, परंतु व्यावहारिक रूप से, वास्तविक रूप से कुछ नहीं हुआ। इस बीच हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्त होने पर जब हम देखते हैं संयुक्त राजस्थान बना, एकीकरण की प्रक्रिया हुई, तो यहाँ पर शुरू होने से पहले ही लोकप्रिय सरकार वो बात ग्रहण नहीं कर पाई। तो यह सामान्य कोटा में संबंधित घटनाएं हैं। कोटा से संबंधित घटनाओं में एक नयनूराम शर्मा, पंडित अभिन्न हरि और मोतीलाल जैन 3 व्यक्ति हमने देखे, और हमने देखा कि दूसरी बार ऐसे होगा कि जनता प्रशासन को हाथ में ले लेगी। ये विशेष घटनाएं हैं। अगला हमारा जो प्रजामंडल है वह है बूंदी प्रजामंडल। देखिए, बूंदी प्रजामंडल में चेतना के लक्षण 1922 में आ गए थे। देखिए, जब हम जोधपुर प्रजामंडल देखते हैं वहाँ 1918 में गतिविधियाँ चालू हो गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी में हम देखते हैं पथिक जी ने जो बरड़ आंदोलन को समर्थन दिया, राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। पथिक जी ने राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर के जो कर वृद्धि थी, जो लाग बाग वृद्धि थी, बेगार प्रथा थी, इनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। हम करते हैं 1921 से 25 के मध्य बेंगू किसान आंदोलन, और बेंगू जो क्षेत्र है वह बूंदी के अंतर्गत आता है। और पथिक जी द्वारा बरड़ आंदोलन, एक सामान्य प्रश्न यह भी बनता है बरड़ आंदोलन किस स्थान से संबंधित है, तो हम कहेंगे बूंदी से संबंधित है। जहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस डालने की बात करती हूँ, थोड़ा सा जोर देने की बात करती हूँ, तो वहाँ प्रश्न आया हुआ है या आने की संभावना अधिक है, वहीं किया जाता है। तो बरड़ आंदोलन बूंदी। अब हम देखते हैं 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बूंदी की कांतिलाल। प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना व नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग को बार बार उठाया। बूंदी का जो शासक था उसके द्वारा 1935 ईस्वी में जो ये सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया जाता था, उन पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रजामंडल ने प्रशासनिक सुधारों की मांग तेज कर दी। 37 में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो ऋषि दत्त मेहता थे। इनको बंदी बना करके जेल में भेज दिया गया। तो 2 व्यक्ति आ चुके हैं बूंदी के अंतर्गत, कांतिलाल और ऋषि दत्त मेहता। ये जेल चले गए और इनकी अनुपस्थिति में ब्रिज सुंदर शर्मा ने नेतृत्व संभाला और प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित भी कर दिया गया। ये सामान्य घटना थी उस समय की। मेहता जी ने 1944 ईस्वी में अपनी रिहाई के बाद पुनः, ऋषि दत्त मेहता की बात की जा रही है, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की और कुछ समय बाद इसको मान्यता भी मिली। महाराव ने बदलती हुई परिस्थितियों को भांप लिया और संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजामंडल के सदस्य भी उसने मनोनीत किए। और बूंदी, जब हम देखते हैं नवनिर्मित संविधान पारित हो जाएगा और जब एकीकरण होगा उस समय बूंदी का राजस्थान में विलय हो जाएगा। तो यह बूंदी प्रजामंडल है। बूंदी प्रजामंडल के उपरांत हम देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल। प्रजामंडल टॉपिक ऐसा है, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें स्वतंत्रता कैसे मिली यह जानने के लिए, यह कंसेप्ट विकसित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम देखें कि हर रियासत क्या क्या कार्य कर रही थी। तो धैर्य बनाए रखें। झालावाड़ प्रजामंडल की हम बात कर रहे हैं। कोटा और बूंदी राज्यों में स्थापित हाड़ौती मंडल झालावाड़ राज्य में भी जागृति का लक्ष्य रखा गया। कोटा का जो नयनूराम शर्मा था, उनके द्वारा वह झालावाड़ अक्सर आया जाया करते थे और लोगों को जागृत करने का कार्य भी करते थे। छावनी में स्थित हरिजन स्कूल के रामचंद्र से वे अक्सर मिलते थे। और मांगी लाल भव्य, झालावाड़ में आप नाम सुनिएगा, मांगी लाल भव्य, तनसुख लाल मित्तल, मदन गोपाल और राम निवास, इन्होंने हाड़ौती मंडल की गतिविधियों का झालावाड़ में कुशलता से संचालन किया। फिर रिपीट कर रही हूँ, मांगी लाल भव्य, तनसुख लाल मित्तल, मदन गोपाल और राम निवास, इनके द्वारा झालावाड़ में कुशलता से संचालन कर सार्वजनिक चेतना का कार्य किया गया। उनकी गतिविधियों से प्रभावित होकर और राजस्थान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यहाँ का जो नरेश था, झालावाड़ नरेश के द्वारा 1946 ईस्वी में अपने राज्य में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। और H.J. मंगलानी के अनुसार झालावाड़ नरेश द्वारा अपने राज्य में सुधारों की घोषणा करना प्रजातांत्रिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तो झालावाड़ का शासक है जो स्वयं यह कार्य कर रहा है। अब आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट जयपुर। जयपुर का कारण क्या है? जयपुर वर्तमान में राजधानी भी है और जयपुर जो है उस प्रजामंडल की जो घटनाएं हैं वह राष्ट्रीय स्तर को भी प्रभावित करेगी। तो स्टार्ट करते हैं जयपुर प्रजामंडल।
जयपुर अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजनीतिक आंदोलन का प्रारंभ। जयपुर के बाद में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा राजनीतिक रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित हो गया। प्रारंभ में इस स्थान पर व्यक्ति हैं अर्जुन लाल सेठी, जो आंदोलन चलाते हैं। लेकिन जब हम प्रजामंडल की बात करते हैं, प्रजामंडल में हमने देखा है कि रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया, प्रशासनिक कार्यों पर जोर दिया। तो प्रशासनिक कार्यों की हम बात कर रहे हैं, उत्तरदायी शासन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जमनालाल बजाज जो है उन्होंने जयपुर में यह बीड़ा उठाया है। बजाज के द्वारा 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की और 1931 ईस्वी में उदय कपूर चंद पाटनी ने जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा और हीरालाल शास्त्री के सक्रिय सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। तो यह भी 2 बार स्थापित होगा, 1931 में कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में और 1938 जो हरिपुरा अधिवेशन होता है उसके बाद में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। इसका जो पहला अधिवेशन है वह 9 मई 1933 को बजाज की ही अध्यक्षता में होगा। प्रजामंडल का मूल उद्देश्य हम बात करते हुए आए हैं, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। प्रजामंडल को हतोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा कानून बना करके इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसके सदस्यों पर भी रोक लगा दी गई। चूँकि श्री बजाज जयपुर राज्य की सीमा पर नहीं रहते थे, इसलिए संस्था का पंजीकरण नहीं हो पाया था। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़कर जयपुर में प्रवेश करने पर बजाज को बेराट के निकट बंदी बना लिया गया और उन्हीं के साथ अन्य नेता जैसे हीरालाल शास्त्री थे, चिरंजी लाल अग्रवाल थे, कपूर चंद पाटनी थे, इन सभी को बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब जयपुर में सत्याग्रह संचालन गुलाब चंद काशीवाल व दौलत मल भंडारी के नेतृत्व में शुरू हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रश्न को गांधी जी ने उठाया था। मैंने आपको बताया जयपुर प्रजामंडल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रजामंडल से संबंधित जो घटनाएं होगी वह राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी। जयपुर के महाराजा को समझौते के लिए चेतावनी भी दी गांधी जी ने और एक औपचारिक बातचीत के बाद में 7 अगस्त 1939 को समझौता हुआ और इसके तहत प्रजामंडल को मान्यता मिल गई। मार्च 1940 में इसका विधिवत पंजीकरण हुआ। तो देखिए हम देखते हैं 1931 में स्थापित हुआ, 38 में स्थापित हुआ, 39 में मान्यता मिली और 40 में विधिवत इसका पंजीकरण हुआ। और पंजीकरण के उपरांत या हरिपुरा अधिवेशन के उपरांत इसके जो अध्यक्ष बनेंगे वह रहेंगे हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री इसके पहले अध्यक्ष बने। 16 सितंबर 1942 ईस्वी को मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रखने जा रही हूँ आपके सामने। 16 सितंबर 1942 ईस्वी को शास्त्री जी ने जयपुर में प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर कुछ शर्तें रखी जिनकी पालना न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इनमें युद्ध के लिए जनधन की सहायता न देना, उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र कार्यवाही करना। इस बीच में एक आंदोलन होता है 1942 में और उस 42 में जो आंदोलन होता है उसमें भी तत्कालीन प्रजामंडल के सदस्यों के द्वारा एक मांग स्वीकार की जाती है सर मिर्जा इस्माइल की, जिसमें 1942 का जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भाग न लेने की बात कही जाती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रजामंडल के व्यक्ति कह रहे हैं कि वह इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनमें आंदोलन में भाग लेने की इच्छा है। तो इस बीच में आपस में क्या होगा, एक विवाद उत्पन्न होगा। 1942 ईस्वी का आंदोलन संचालित करने के विषय में लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ और बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक संस्था का निर्माण किया गया, आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा प्रजामंडल से अलग हो गया। तो एक साधारण प्रश्न बनता है कि जयपुर में किस संस्था के द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया? तो आज़ाद मोर्चा के द्वारा भाग लिया गया और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? हरिश्चंद्र था। सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं, सत्य बोलता है। 1945 ईस्वी में नेहरू जी ने पुनः प्रयास किए और ये आपस में मिल गए। ठीक है, किसके प्रयासों से? जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से। इससे आंदोलन की गति जो है थोड़ी धीमी पड़ी और अक्टूबर 1942 में संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति सरकार ने नियुक्त की। 43 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, 47 में नया मंत्रिमंडल बना। लेकिन हम देखते हैं उत्तरदायी शासन की स्थापना तो एकीकरण के साथ ही यहाँ पर होगी मार्च 1949 में। यह जयपुर रियासत थी जहाँ का आज़ाद मोर्चा बहुत ही फेमस है और एक मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के साथ में जो एक एग्रीमेंट होगा जिसे कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट।
वे भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। हमारा जो अगला प्रजामंडल है वह है अलवर प्रजामंडल। देखिए, अलवर में स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत पंडित हरि नारायण शर्मा थे। अलवर में कौन थे? पंडित हरि नारायण शर्मा थे। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। 38 में प्रजामंडल की स्थापना हुई और महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। पहले संस्था का पंजीकरण नहीं था। बाद में हम देखते हैं अप्रैल 1940 में अलवर में नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद का गठन होगा। अगस्त 1940 में पंजीकरण भी हो जाएगा। संस्था के सदस्यों के द्वारा ध्वज उपयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। 40 में युद्ध कोष में चंदा वसूली होगी। ये सब सामान्य घटनाएं हैं अलवर की। पर हम देखते हैं पंडित हरि नारायण शर्मा और भोलानाथ मास्टर, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। जनवरी 44 में जब इसका प्रथम अधिवेशन होगा, अलवर प्रजामंडल की बात चल रही है, इसका जो प्रथम अधिवेशन होगा भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में होगा। उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग को लेकर प्रजामंडल निरंतर प्रयासरत रहा और 46 में प्रजामंडल के किसानों की मांग का समर्थन करके भू स्वामित्व देने का प्रस्ताव का समर्थन भी आया। अक्टूबर 1946 में महाराजा ने जो संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसका आंदोलनकारियों ने बहिष्कार किया। ये सभी घटनाएं जो हम देखते हैं चलती रहेगी। अंत में हम देखेंगे जब मत्स्य संघ का निर्माण होगा और उसी के साथ में अलवर का विलय राजस्थान में कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात संभव हो पाएगी। अगला जो हमारा पंडित अभिन्न हरि कोटा से संबंधित है और पंडित भवानी शंकर शर्मा ही आएंगे। देखिए, या फिर हम कहें कि प्रजामंडल के आंदोलन में व्यक्तियों के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि भरतपुर प्रजामंडल अगला हमारा। भरतपुर प्रजामंडल में भी जो व्यक्ति हैं वह है श्री गणेश जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री। भरतपुर में स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश इनके द्वारा किया गया। जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री 1912 में ही स्टार्ट हो चुका है। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई। फिर हम धीरे धीरे देखते हैं हिंदी को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया। हिंदी में ही भाषा में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जब देसी लोक परिषद की स्थापना होगी तब भी हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की गतिविधियों को गंभीरता से लिया और कहा कि आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेज़ों का यही एक सिस्टम था कि अगर कोई शासक उनका कहना मानता है तभी वो राजा बन सकता है। तो एक सिंपल सा प्रश्न यहाँ पर भी बनता है कि किस रियासत में राजा के पद पर या राजा की घोषणा, राजा कौन बनेगा, ये बात तय करने के लिए इंटरफेयर किया गया था। तो ये भरतपुर रियासत थी। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें गद्दी से छोड़ने पर विवश किया। क्यों? क्योंकि यहाँ का महाराजा जो है वह स्वयं भी उत्तरदायी शासन की स्थापना चाहता है। इस कारण इन्होंने राजा ही परिवर्तित कर दिया और उसके स्थान पर अल्पवयस्क जो था बृजेंद्र सिंह, उसको गद्दी पर बैठा दिया और एक अंग्रेज अधिकारी उसके साथ में नियुक्त कर दिया जो कि उसके राजकार्य करेगा, क्योंकि वह स्वयं तो अल्पवयस्क है। हम देखते हैं कि जगन्नाथ दास अधिकारी को निर्वासित करने के उपरांत संविधान सभाओं और प्रशासनों को पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसके उपरांत भरतपुर के नेताओं ने रेवाड़ी हरियाणा में दिसंबर 1938 को प्रजामंडल ने सत्याग्रह का आह्वान किया और दिसंबर 1940 में प्रजामंडल से समझौता किया। इसके तहत प्रजा परिषद नाम से एक संस्था का पंजीकरण भी हुआ और सभी नेता रिहा कर दिए गए। तो ये जो गिरफ्तार करना तथा रिहा करना, यह उस समय की एक सामान्य घटना थी जो कि लगभग हर रियासत में हुई थी। फिर हम देखते हैं परिषद ने 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 1940 ईस्वी तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। एक सामान्य प्रश्न बनने की संभावना यहाँ दिखी है मुझे कि राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया और किस रियासत में मनाया गया। भरतपुर रियासत में 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के मध्य बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में इस परिषद के द्वारा भाग लिया गया। सरकार ने परिषद की संतुष्टि के लिए ब्रज जय प्रतिनिधि सभा का भी गठन किया, किंतु राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई। प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार हुआ। 1945 में भी सत्याग्रह की घोषणा की गई। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई, सफल नहीं हो पाए। 1946 में कामा सम्मेलनों में बेगार समाप्त करने और उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई, परंतु दुर्भाग्यवश उस समय वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए। अंततः हम ये कहेंगे 18 मार्च 1947 को जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और उसी में भरतपुर का विलीन हो गया और सारी समस्याएं भी उस समय समाप्त हो गई। तो जब ये दो टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं,
प्रजामंडल के उपरांत आता है एकीकरण, जिसका अलग से आपको वीडियो बनाया हुआ है। एकीकरण भी आप इसके बाद में देखिएगा कि किस रियासत को कैसे शामिल किया गया। यहाँ हम देख रहे हैं किस किस रियासत में कैसी कैसी घटनाएं घटी थी। अगला जो हमारा इसी क्रम में प्रजामंडल है वह है धौलपुर प्रजामंडल। तो देखिए, धौलपुर प्रजामंडल आर्य समाज के प्रमुख स्वामी श्रद्धानंद ने 1948 में धौलपुर के निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। स्वामी श्रद्धानंद की यहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु के बाद आंदोलन शिथिल हो गया और 1936 ईस्वी में धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल। यहाँ हम देखते हैं कि प्रजामंडल उत्तरदायी शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन स्टार्ट रहा। 12 नवंबर 1946 को तासीनो गांव में एक अधिवेशन में पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तासीनो गांव किस रियासत से संबंधित है? धौलपुर रियासत से। यहाँ पर पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई है और जनता के दबाव में आकर तासीनो कांड की जांच के आदेश भी हुए हैं। तो तासीनो कांड का संबंध धौलपुर से है। ठीक है। 4 मार्च 1948 ईस्वी में उत्तरदायी शासन स्थापित करना स्वीकार किया गया और शीघ्र ही धौलपुर जो है हम देखते हैं मत्स्य संघ में विलीन हो जाएगा। ये हमने कुछ बड़े बड़े राज्य, बड़ी बड़ी रियासतों के बारे में भी बात की। अब हम अन्य रियासतों का देखते हैं। देखिए, अन्य रियासत या राज्यों में भी प्रजामंडल अथवा प्रजा परिषद के नाम से स्वाधीनता आंदोलन चलता रहा। 1938 में करौली में प्रजामंडल की स्थापना हुई। करौली में उत्तरदायी शासन की स्थापना या नागरिक अधिकारों की बात करने वाले व्यक्ति थे त्रि से हम कहते हैं त्रिलोक चंद्र माथुर और चिरंजी लाल मिश्रा थे। बांसवाड़ा में भी 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना हुई। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में स्थापना हुई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है हरिदेव जोशी ने 44 ईस्वी में की थी। प्रतापगढ़ में ठक्कर बापा की प्रेरणा से अमृतलाल चुन्नीलाल प्रभाकर ने प्रजामंडल की स्थापना की 1936 में। प्रतापगढ़ सिरोही में 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल की बागडोर संभाली, लेकिन अधिक समय तक सक्रिय नहीं रहा। झालावाड़ में 1947 ईस्वी में पहली सार्वजनिक सभा हुई। ये तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं राजस्थान में जन संस्थाएं अपनी शेषवावस्था में गांधीवादी और रचनात्मक कार्यों में ही व्यस्त रही। रियासतों के शासकों का जो रवैया था वो दमनकारी था कि खादी प्रचार और स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं को भी अनेक रियासतों में प्रतिबंध था। प्रेस और किताब पर प्रतिबंध तो आम बात थी। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध भी उस समय की आम बात थी। इस कारण ऐसी कठिन परिस्थितियों में लोक संस्थाओं का अस्तित्व और कार्यप्रणाली ही कठिन था। जब कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों में चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया, जब तक नहीं दिया तब तक यहाँ पर आंदोलन सीमित ही रहे थे। हरिपुरा अधिवेशन के बाद में हम देखते हैं रियासती आंदोलन जब राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गए, उस समय राष्ट्रीय नेताओं ने आंदोलनों को नैतिक समर्थन दिया और ये आंदोलन उत्तरदायी शासन की मांग के आधार पर संचालित चलते रहे। लेकिन हम ये देखते हैं कि समस्त रियासतों में, अधिकांश रियासतों में स्वतंत्रता के उपरांत जब एकीकरण का कार्य होगा उस समय ही यहाँ पर जो है वह रियासतें एकीकरण प्रजामंडल की स्थापनाएं हो पाएगी। ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ कि 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक सचिवालय का गठन किया गया जिसे रखा गया रियासत सचिवालय। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5 जुलाई 1947 को स्थापना हुई और इस सचिवालय के द्वारा समस्त छोटी बड़ी रियासतों का विलीनीकरण कर दिया गया, समूहीकरण कर दिया गया। और हम देखते हैं इसी प्रकार राजस्थान जो एक संयुक्त राजस्थान के रूप में समस्त इकाइयों का, समस्त रियासतों का एकीकरण इस रियासत के कार्यों, इसके अगले प्रयासों के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। आप इससे आगे की जानकारी के लिए एकीकरण का टॉपिक भी देख सकते हैं। प्रजामंडल का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू ऑल।